दोस्तों, मैं संविधान या उसके बनने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा काबिल और समझदार लोग, इसके जानकार लोग यहाँ पर मौजूद हैं उस बारे में कहने के लिए। मैं संविधान बनने के बाद जो हुआ है उसके ऊपर कुछ बातें करूँगा। इसी तरह राजनीतिक हिंदुत्व की नुमाइंदगी करने वाली ये सरकार संविधान के साथ क्या कर रही है, मैं इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इसके ऊपर बोलूँगा कि जो लोग इस सरकार को बनने से रोकना चाहते थे, उन लोगों ने संविधान बनने के तुरंत बाद क्या किया। थोड़े दिनों बाद अगर हम इस इतिहास के इस पहलू के ऊपर एक नज़र डाल लेंगे तो हमें शायद ये समझने में सुविधा हो जाएगी कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी की ओर। जो डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो धनंजय कीर ने डॉक्टर अंबेडकर की एक जीवनी लिखी है जो बहुत प्रचलित है, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेज़ी में। मेरे ख्याल से लाखों पाठक उस जीवनी को पढ़ चुके हैं। जब मैं ये जीवनी पढ़ रहा था तो उस जीवनी के प्रश्न नंबर 427 के ऊपर मैंने एक ऐसी चीज़ पढ़ी जिससे मुझे बहुत गहरा ताज्जुब हुआ और फिर मैं उसके बारे में सोचने लगा। अब मैं वो एक छोटा सा पैराग्राफ है उस जीवनी का, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया, जब कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया तो सिखों के प्रवक्ता सरदार हुकुम सिंह ने उस विधेयक को हिंदुओं द्वारा सिखों को भी अपने दायरे में समा लेने वाले संदिग्ध प्रयास के रूप में देखा। इस पर डॉक्टर अंबेडकर का जवाब था, सिखों, बौद्धों और जैनों पर हिंदू कोड लागू करना एक ऐतिहासिक विकास क्रम का परिणाम है। सिखों, बौद्धों और जैनों पर हिंदू कोड लागू करना एक ऐतिहासिक विकास क्रम का परिणाम है और इस पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से आपत्ति बहुत देर से की जा रही है। जब बुद्ध ने वैदिक ब्राह्मणों से असहमति व्यक्त की थी तो उन्होंने ऐसा केवल धर्मसार यानी क्रीड के संदर्भ में किया था। उन्होंने हिंदू कानूनी ढांचे को वैसा का वैसा ही रहने दिया था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अलग से कानून का प्रवर्तन नहीं किया था। महावीर और 10 सिख गुरुओं के मामले में भी ऐसा ही है। 1830 में प्रिवी काउंसिल ने भी फैसला दिया था कि सिख हिंदू कानून से ही शासित होंगे। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा, और धनंजय कीर ने ये बात कहाँ से ली है? 1951 में टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर सरदार हुकुम सिंह और अंबेडकर के बीच की ये बहस प्रकाशित हुई थी। धनंजय कीर ने उस बहस का हवाला दिया और उसके जरिए बताया है कि जब हिंदू विवाह कानून बन रहा था तो किस तरह की आपत्तियां हो रही थीं और डॉक्टर अंबेडकर उन आपत्तियों का सामना किस तरीके से कर रहे थे। अब आप थोड़ा सा जाइए कि सावरकर ने आखिर किया क्या था, किस लिए हम लोग विनायक दामोदर सावरकर को जानते हैं और क्यों वो हिंदुत्ववादी राजनीति के आराध्य पुरुष हैं। क्यों? सावरकर ने एक बहुत दिलचस्प किस्म का सूत्रीकरण किया। उन्होंने कहा कि इस देश में जितने तरह के धर्मावलंबी हैं, हमें देखना चाहिए कि उनकी पुण्य भूमि कौन सी है और उनकी पितृभूमि कौन सी है। जिन धर्मावलंबियों की पुण्य भूमि और पितृभूमि यानी जिनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो भी इस देश में हैं और जो इसी देश में पैदा हुए हैं, ऐसे धर्म अलग कर देने चाहिए और ऐसे धर्म अलग कर देने चाहिए जिनकी केवल पितृभूमि भारत है, पुण्य भूमि भारत नहीं है। और ये एक बहुत आसान सा लगने वाला लेकिन बहुत ही मानी खेज सूत्रीकरण करके सावरकर ने भारत की धरती पर पैदा हुए धर्मों को अलग कर दिया और भारत की धरती के बाहर जो धर्म पैदा हुए थे उनको अलग कर दिया। अब आप देखिए हिंदू विवाह कानून ने क्या किया। हिंदू विवाह कानून, जिनको दो बहुत बड़ी महान हस्तियों ने मिलकर बनाया था, दोनों में से कोई भी हिंदुत्ववादी नहीं था। एक डॉक्टर अंबेडकर थे और एक जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के बीच में इस कानून को लेकर जो झगड़ा हुआ उस पर तो हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि आखिरकार यही कानून पारित हुआ जो हम लोगों के सामने है। इस कानून ने हिंदू होने की एक नहीं बल्कि 2 परिभाषाएं बना दी। एक तो वो लोग जो कि हिंदू धर्म में ही पैदा हुए हैं और एक वो लोग जो कि प्रकट रूप से एक गैर हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कानून के मुताबिक उनका वैवाहिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनकी संपत्ति, उनका उत्तराधिकार, उनके नाते रिश्ते सारे के सारे हिंदू विवाह कानून
और उत्तराधिकार कानून के जरिए नियंत्रित होते हैं। तो हिंदू होने की दो श्रेणियां बन गई। एक वो श्रेणी बन गई जो कि जो हिंदू धर्म में पैदा होने के कारण बनी, और एक दूसरी श्रेणी बन गई, इसे लीगल हिंदू कहते हैं। अब इसके बाद हिंदू होने का दायरा तो बहुत विस्तृत हो गया। अब इस दायरे में कौन कौन आ गए? इस दायरे में स्वयं को सनातनी कहने वाले लोग आ गए, आर्य समाजी आ गए, वैष्णव, शाक्त, शैव, उसके साथ जितने तरह के द्विज जातियां थीं वो आ गईं, शूद्र जातियां आ गईं, इस दायरे में अनुसूचित जातियां आ गईं, इस दायरे में अनुसूचित जनजातियां आ गईं, यानी आदिवासी भी आ गए, और पूर्व अछूत भी इस दायरे के अंदर आ गए, और इस दायरे में बौद्ध आ गए, जैन आ गए और सिख भी आ गए। अब आप सोचिए, केवल इन्हीं की तो एकता सावरकर करना चाहते थे। तो मैं जिस संस्था में 20 साल तक काम करता रहा, उसके जो फाउंडिंग फादर्स थे, आप सब लोग जानते हैं उनके बारे में। मैं क्या कहूं, मैंने सब कुछ उन्हीं से बातें करके या उनकी किताबें पढ़ के सीखा है। वो हमेशा इस विश्वास पे अपना सारा समाज विज्ञान निर्धारित करते थे कि हिंदू समाज इतना विविधता और बहुलता संपन्न है कि इसके अंदर कभी हिंदुत्ववादी राजनीति जो चाहती है वैसी राजनीतिक एकता हो नहीं सकती। इसमें ये बहुत बहुलता और विविधता है, ये हिंदू समाज ही नहीं, भारतीय समाज के लिए एक आंगिक शर्त है, उसके देह धारण की शर्त है। इसलिए कभी यहां पर हिंदुत्ववादी राजनीति सफल नहीं होगी। मुझे आज सोचकर ताज्जुब होता है कि इतने बड़े विद्वान जो कि सब मेरे गुरु थे और जो चुनाव शास्त्र में भी महारत रखते थे, उनके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई कि गैर हिंदुत्ववादी पार्टियों को निरंतर चुनाव हराने के लिए 100% हिंदुओं की एकता करना आवश्यक नहीं है। 35 से 50% हिंदुओं की एकता ही उनको हमेशा चुनाव में हराती रह सकती है। और आज जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में अपना पहला कदम रखने से पहले अपना माथा उस सीढ़ियों पर टिकाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि संविधान मेरी एकमात्र धार्मिक किताब है, संविधान ही वह धर्म ग्रंथ है जिसका अनुपालन मैं करूंगा। तो इस घोषणा में और उस घोषणा में, उस विश्लेषण में, उस संपादकीय में जो कि ऑर्गेनाइजर में छपा था जब संविधान पारित हुआ, तो ऑर्गेनाइजर में तो संविधान का विरोध किया गया था और उसके अंदर तो कुछ इस तरह की बात कही गई थी कि भाई इसमें हमारे पास तो मनुस्मृति जैसी चीज़ पहले से मौजूद है, तो फिर इस संविधान में या तो उससे प्रेरित होना चाहिए संविधान, या फिर इस संविधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ मोटे तौर पर इसी तरह की बात उस संपादकीय में कही गई थी। उसके बाद देखिए, जब भाजपा की पहली गठजोड़ सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तो फिर वो लोग संविधान कैसे चल रहा है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाते हैं और वो आयोग लगातार काम करता है और अपनी सिफारिशें भी देता है। अगर 2004 में वो सरकार पराजित नहीं हो गई होती, अटल जी दोबारा जीत गए होते, तो वो आयोग अपना आगे भी काम करता रह सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी तक आते आते ये पूरा विचार कि हमें संविधान में संशोधन करना है, संविधान को बदलना है, या इसमें कुछ और हिंदुत्ववादी किस्म की चीज़ें जोड़नी है, या मनुस्मृति से कुछ प्रेरणाएं लेके कुछ चीज़ें इसमें जोड़नी है, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। उनको लगने लगा कि हम लोग इस मौजूदा संविधान के जरिए ही अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, और उस तरह की तमाम गुंजाइशें संविधान और उनके बाद बनने वाले कानून उनको प्रदान करते हैं। देखिए, मैं मोटे तौर पर कहता हूं कि भारत के अंदर 4 राजनीतिक कल्पनाशीलताएं हैं जिनके आधार पर आधुनिक भारत के मानस का निर्माण हुआ है। एक गांधी की कल्पनाशीलता है, एक नेहरू की कल्पनाशीलता है, एक अंबेडकर की कल्पनाशीलता है और एक सावरकर की कल्पनाशीलता है। पहली तीनों कल्पनाशीलताएं प्रभावी रहीं, उनका प्रभुत्व रहा, और सावरकर की कल्पनाशीलता हमेशा हाशिए में रही, पृष्ठभूमि में उसे धकेल दिया गया। लेकिन भले ही सावरकर की हस्ती विवादास्पद रही हो, उनके बारे में जो भी बातें कही जाती रही हों, लेकिन उनका जो विचार था पुण्यभूमि और पितृभूमि का, वो तरह तरह से अपने आप को व्यक्त करता रहा, और संविधान सभा में भी वो दूसरे अन्य व्यक्तियों के जरिए प्रभावी रहा। भाई, सावरकर की एक मशहूर किताब है, मेरे ख्याल से उसका क्या शीर्षक है, 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और संविधान सभा के सावरकर तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे,
लेकिन कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तो संविधान सभा के सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की भी किताब है, उस किताब के शीर्षक में केवल ग्लोरियस की जगह गोल्डन लिख दिया गया है, वो भी 6 गोल्डन एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और अगर आप उस पुस्तक को पढ़ें के.एम. मुंशी, मैं के.एम. मुंशी का बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं एक उपन्यासकार के.एम. मुंशी का प्रशंसक हूँ। उन्होंने गुजरात के नाथ जो एक ट्रायोलॉजी उपन्यासों की लिखी थी, और उन्होंने महाभारत के पात्रों के ऊपर जो उपन्यास लिखे, बहुत बेहतरीन उपन्यासकार थे। और कितना उन्होंने लिखा के.एम. मुंशी ने, संस्था निर्माता थे, बहुत योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वो कई अर्थों में उनको राष्ट्र निर्माता कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप 6 गोल्डन एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ें और उसकी तुलना सावरकर की 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री करें, तो आप पाएंगे, आप उन समानताओं को देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो सावरकर भले ही उनकी हस्ती गांधी जी की हत्या में शामिल होने के आरोप के कारण और दूसरे तमाम कारणों की वजह से पृष्ठभूमि में रही हो, लेकिन उनके जो विचार थे, जो राजनीतिक हिंदुत्व का विचार था, वो तरह तरह से शुरुआत से ही अपने आप को व्यक्त कर रहा था। और जैसे ही धीरे धीरे काम करके सावरकर के अनुयायियों को और सावरकर के प्रशंसकों को 35 से 45-50% हिंदुओं की एकता करने का मंत्र प्राप्त हो गया, उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। धन्यवाद।